हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखो अभी क्या है, आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम है आपका 25 सितंबर को। और अब जैसे मुश्किल से 2 दिन बचे हैं, मतलब 2 दिन बीच में है ना, 2 से 3 दिन बीच में है, 22, 23, 24। तो सभी के मन में ये चल रहा है कि डिस्कशन कि भाई कैसे अप्रोच, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, या टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो ये सेशन है और ये वीडियो है, आपको शायद ये हेल्प कर पाए कि आपका जो स्ट्रेटजी है, जो अप्रोच है, वो क्या होना चाहिए। तो अच्छे से एग्ज़ाम देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो हो सकता है कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें शायद ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर पाए। तो आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम है और बिल्कुल ऑफकोर्स सभी का मन है कि उसको अच्छे से देना है, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम आरआरबी पीओ मेंस की बात कर रहे हैं, जो कि आपका 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, और उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए ये भी हमें देखना है। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस हैं और 200 क्या मार्क्स है ये आपको पता है। जैसे हम अगर यहाँ पे सेक्शनल बात करते हैं अगर, ठीक है, तो देखिए ज़रा, आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स का वेटेज है। मतलब रीजनिंग और क्वांट सबसे 2 स्कोरिंग आपके और सबसे मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन है एक्चुअली इनका। मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल मार्किंग आएगी। डिफरेंशियल मार्किंग मतलब कोई सवाल आपको ऐसा मिलेगा जो 1.25 या 1.5 मार्क्स का होगा, जिसका वेटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अदरवाइज बाकी जब सब हैं तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर को छोड़कर उसमें क्या होगा कि हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या होगा, कोई सवाल, हर सवाल नहीं, कोई सवाल ऐसा होगा जिसका मार्किंग जो है 1.5 या 1.25 रहेगा, तो उसको हम डिफरेंशियल मार्किंग कहते हैं। तो इसमें अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जैसे 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। क्वांट में 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। कितना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अब वो तो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। लेकिन जनरली अगर हम मानते हैं तो ऐसा तो नहीं 40 कोई करके आ रहा है, तो क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट सबको देना है, तो कितना अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। लेकिन फिर भी एवरेज ऐसा लगता है कि 20 से 25 क्वेश्चन तो मतलब आसानी से किए जा सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट कर सकता है। क्वांट थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि 18 से मतलब 22 तक थोड़ा सा वो डिपेंड करता है, मतलब पेपर के लेवल पे। बेसिकली हम टाइम की बात कर रहे थे, तो ये 35 से 40, देखो क्या होता है इसमें। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। क्वांट में 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जीए में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और जीए में जद्दोजहद ज़्यादा होगी, मतलब जीए में ज़्यादा आपके एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि एक मार्क्स आपका जो है डिफ्रेंशिएट करेगा। तो मेरा तो कहना ये है कि अभी आप जो 2-3 दिन हैं, आप रीजनिंग और क्वांट पे ज़्यादा ध्यान ना देकर जीए पे आप ध्यान दें। जीए पे आप ध्यान दें, मतलब ये मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप जीए पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ जितना आप प्रैक्टिस करना चाहते थे, जितना पढ़ना चाहते थे, उतना आपने पढ़ लिया। अभी यू शुड फोकस ऑन लाइक जीए पे आपको फोकस करना चाहिए। 2-3 रिवीजन जितना हो जाए, जितनी चीज़ें आपको और ज़्यादा आप कवर कर लें। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 मार्क्स, तो मतलब हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा। हिंदी इंग्लिश में आप ऑप्शनल रहेगा, जो भी आप ऑप्ट करना चाहें। तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, तो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के है। टोटल समय कितना है, 120 मिनट्स का है। टोटल समय कितना है, 120 मिनट्स का है, ठीक। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, तो जैसे रीजनिंग और अगर हम इसमें क्वांट में बात करते हैं तो 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट, मतलब क्या है कि हो सकता है रीजनिंग में आपने 35 मिनट्स दिया और मैथ क्वांट में आपने 40 मिनट्स दिया, ठीक है। या क्वांट में आपने कम समय दिया, मतलब थोड़ा सा आपने जल्दी कवर कर लिया, और रीजनिंग में आप कहीं पजल में। तो इन दोनों को मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप 35-40 मतलब अप्रॉक्स 75 मिनट्स, अप्रॉक्स 70 से 75 मिनट्स आप इसमें देंगे, क्योंकि बाकी आपको बाकी भी सेक्शन करना है ना, ऐसा थोड़ी है, बाकी भी सेक्शन करना है जहाँ से आपको चीज़ें कवर हो जाए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो आपका रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको देखना है, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, वो तो आपको कवर करना ही है, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें कि अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें आपने, किसी का रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है, किसी का मैथ थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है, आपको मेरिट में भी आना है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। वो आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करती है। नॉलेज तो आपने जो गेन किए इट्स ओके, लेकिन अभी आप स्ट्रेटजी फोकस करिए। तो ये आप बनाइए कि 35 मिनट्स आप देंगे तो उसमें जितने हो जाएं, है ना, क्योंकि
बाकी सेक्शन भी कवर करना है। इसमें 40 मिनट्स में या 35 मिनट्स में जितने हो जाएं, ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे हैं, होता जा रहा है, करते जा रहे होता जा रहा है और आपने एक सेक्शन को 1 घंटा दे दिया, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जे में मुझे लगता है कि 20 मिनट्स में आपको जितना आता है, 18 से 20 मिनट में आपको जितना आता है उतना आप कर दोगे, और जो नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है वो आप करते चले जाओगे, जो नहीं आता वो नहीं आता है। जब सोचने लगते हैं तो फिर वो आता भी नहीं है, तो वो चीज़ आप जे में ऐसा हो सकता है। कंप्यूटर में मेरे को लगता है 10 से 12 मिनट में आप जो 40 क्वेश्चन में जितना आपका आता होगा वो आपका होता चला जाएगा। क्वेश्चन 40 हैं, इससे 10 से 12 मिनट में। और हिंदी इंग्लिश में मेरे को लगता है 15 से 20 मिनट में आप 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट में। तो ये एक मोटा मोटा एक टाइम मैनेजमेंट का है, जो एक सही स्टूडेंट जो मतलब जिन्होंने मीन्स निकाले हैं इस तरह से वो करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके 19-20 मतलब अपनी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं टाइम को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप इसमें स्ट्रेटजी यहाँ पे बना सकते हैं। सबको समझ में आ गई कि टाइम मैनेजमेंट। तो इसका थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अपनी जो आप प्रैक्टिस दे रहे हैं, जो आप मॉक दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें ऐसा हो कि सेक्शनल कट ऑफ भी निकले, ये भी कॉन्फिडेंस आए, सारा पेपर कवर हो जाए, है ना, सारा पेपर कवर हो जाए, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाए, और कोई सेक्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें ज़्यादा अगर अटेम्प्ट हो जाए तो मेरिट में भी आपको हेल्पफुल रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप पेपर करके आएंगे। और स्ट्रेटजी थोड़ा सा वो कहते हैं ना, ए प्लान बी प्लान, थोड़ा सा दिमाग में ये भी होना चाहिए कि पेपर कभी टफ भी आ जाता है तो अपने आप फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, मतलब, है ना, तो वो भी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मोटा मोटा एक टाइम मैनेजमेंट का। अब दूसरी बात आती है रीजनिंग में। जब आप रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, तो जैसे मैं रीजनिंग में आपको बता सकता हूँ, तो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। रीजनिंग में हाउ टू अटेम्प्ट, मतलब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है रीजनिंग की अगर बात की जाए। अब देखो, अगर हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग में 2 पार्ट बेसिकली हो गए। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट क्या, बी। 2 पार्ट आपके हो गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं, तो मैंने 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया है रीजनिंग पार्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पोर्शन हो गया पजल एंड सिटी अरेंजमेंट को लेकर और एक पोर्शन हो गया आपके मिसलेनियस पार्ट को लेकर, ठीक है। हम जब पजल लगाने बैठते हैं तो कोशिश करते हैं ये समझने की कि पजल हमसे होगी कि नहीं होगी, या टफ है या आसान है। लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि डिसीजन हमने गलत ले लिया था। पजल हमें लगी थी थोड़ी आसान सी, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी इतनी बन गई, और फिर हमें ऐसा लगता है कि 6 मिनट देने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हो जाएगी, लेकिन फिर हम फंस गए, 8 मिनट लग गए, फिर हम थोड़ा सा और फंस गए, 10 मिनट लग गए, और फिर हमें डिसीजन ऐसा लेना पड़ा कि नहीं यार अब हो ही नहीं पा रही है, और 10 मिनट हमारे खराब चले गए। ऐसा हो जाता है कि कंट्रोल नहीं रहता है। लग रहा है कि हो जाएगी, फिर थोड़ा सा लालच आता है कि यार इतना समय दिया तो थोड़ा सा एफर्ट्स और, थोड़े से एफर्ट्स और कभी हो भी जाती है, और कभी ऐसा होता है कि थोड़े एफर्ट्स के चक्कर में टाइम भी लग जाता है और नहीं हो पाती है, फिर वहां से जाना पड़ता है। ऐसा हो जाता है, तो क्या करें फिर? और ये सिचुएशन किसी के सामने हो जाती है। तो इसलिए 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करो, 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दो। एक, हम इमोशनल नहीं होंगे, हमारे सामने पजल आ गई, हम इमोशनल नहीं होना है। अगर छोटी पजल आ गई 1 नंबर की 2 नंबर की तो ठीक है, उसको कर दीजिए भाई। ऑर्डर कंपैरिजन आ गया, कोई छोटी पजल आ गई, लेकिन आपको सामने पैराग्राफ दिख रहा है, पजल दिख रही है, थोड़ी लेंदी है, इमोशनल मत होइए, छोड़िए, स्किप करिए। अगर 1-2 नंबर की है, छोटी पजल है, तो ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। लीनियर का कोई 1 नंबर का सवाल आ गया, 2 नंबर का सवाल आ गया, ऐसा भी हो जाता है, मतलब छोटी छोटी पजल भी बन जाती हैं, तो ऐसा आता है तो कर लीजिए। लेकिन अगर लेंदी पजल है, बड़ी पजल है, तो फिर उसको स्किप करिए, है ना। और पार्ट ए, सबसे पहले कोशिश करिए पार्ट ए, जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, छोटे सवाल होते हैं, वो ना रह जाएं कहीं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बड़े क्वेश्चनों के चक्कर में। इस बात का ध्यान रखिए, कहीं वो ना रह जाए इन क्वेश्चंस के चक्कर में, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मिसलेनियस जो पार्ट है उसको आप करेंगे। इसमें जैसे स्लॉग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपके डायरेक्शंस का हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इनइक्वलिटी का हो गया, या कोडेड इनइक्वलिटी हो गया, कोडेड डायरेक्शंस हो गया। तो ये मिसलेनियस में वो चीज़ आप करेंगे, और वो स्किप करने वाला नहीं, मतलब आपसे आप करते हैं उसे, और अगर नहीं होता है तो 1-2 मिनट में पता चलता है कि ये नहीं हुआ, 1 मिनट में पता भी चल जाता है कि ये नहीं हो रहा है। पजल में क्या होता है, जब पता भी चलता है तो काफ़ी समय लग जाता है, 5 मिनट बाद पता चला कि अब नहीं हो रही, तो समय चला गया। यहाँ पे जो होना है वो हो जाएगा, जो नहीं होगा वो जल्दी पता लग जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता, हम निकल जाते हैं। इसलिए इसको पहले करना है पार्ट ए को। डेटा सफिशिएंसी है,
2 स्टेटमेंट बेस्ड आए या 3 स्टेटमेंट बेस्ड आए, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, तो जो होगा वो आप कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर है तो आप करोगे। इनपुट आउटपुट है, अगर लॉजिक क्लियर हो चुका है, आप क्रैक कर चुके हैं तो आप कर लोगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। लॉजिक क्लियर हो रहा है तो वो भी 1-2 मिनट में पता चल जाएगा, लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर इसको छोड़ दीजिए। ऐसा भी तो जल्दी क्लियर हो जाता है कि करना है कि नहीं करना है। लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ोगे, आपके अजम्पशंस, आर्गुमेंट, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो आने के चांसेस हैं वो आर्गुमेंट के नहीं, अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट के चांसेस हैं। तो पैसेज, इन्फ्रेंस एंड आर्गुमेंट रेयर चांसेस है, एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेगा अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन आसान है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ा है, तो आपको पढ़ते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, इसके समझ में मेरे को ये आ रहा है। कोई कोई क्वेश्चन लेंदी भी होता है, बड़ा आ गया, अब समझ में नहीं आ रहा स्टेटमेंट, तो छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर ही क्या करेंगे, तो छोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पे हम डिसीजन जल्दी ले लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा, निकल जाते हैं। तो ये हमारे 18 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 18 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम 15 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आपके हो गए। तो जैसे किसी के 10 हो गए, 10 से मतलब कहने का मतलब है 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो गए, बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाए, इट्स ओके, या 15 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद हमने पार्ट बी में फिर हमने डिसीजन लेना है, जैसे हमारे पास 4 पजल है, 5 पजल हैं, छोटी छोटी अगर कुछ पजल बन गई तो हो सकता है 6 पजल हो गई, 5-6 पजल हो गई, बड़ी बड़ी पजल है तो 4 या 5 है। तो उन पजल्स में हम डिसाइड करते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, कि उसमें डिसीजन लेते हैं, फिर हम सेलेक्टिव पजल करते हैं और ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जिन पजल्स की हमें प्रैक्टिस ज़्यादा है और जहां हम किसी ना किसी टफ सिचुएशन में भी निकल जाते हैं, चाहे वो लीनियर की है, बॉक्स की है, फ्लोर की है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, जहां रिलेशन वाला सिटिंग अरेंजमेंट आ गया तो हम उसको अवॉइड करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं कि यार इसको नहीं करना चाहिए, बाद में देखेंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो कन्फ्यूजन आता है उसमें। अब किसी किसी को बॉक्स की पजल में कॉन्फिडेंस होता है, किसी को फ्लोर फ्लैट की पजल आ गई, या कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस की पजल आ गई, मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि यार ये पजल मेरे से होगी या ऐसी पजल मैंने की है कि नहीं की है। तो कुछ आपको 4-5 पजल में से 1-2 पजल ऐसी होंगी जहां आपको ये समझ में आएगा कि ऐसी पजल मैंने की है, मतलब आप अपने आप को फैमिलियर आपको लगेगा, तो वो पजल आप डिसीजन लीजिए, उन पजल्स को करिए। हो सकता है आपसे 2 पजल हो जाए, 2 पजल होगी तो अप्रॉक्स 10 मार्क्स आपके ऐड हो गए, 3 पजल होगी तो बहुत बेस्ट हो गया, 1 ही पजल हो पाई तो एवरेज रह गया, तो वो डिसीजन आप यहाँ पे लेंगे। तो ये तरीका है, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, मॉक में आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही आप फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, चाहे वो आपकी स्ट्रेटजी है या मेरी स्ट्रेटजी, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील करते हो उसी लेवल पे आप उसी स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम देना है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, हो सकता है जो आपको हेल्प करे, तो आप अपनी स्ट्रेटजी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताना उचित समझा, जिससे कि आप कल या परसों में अपने जो भी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस हैं, वो आप कर सकते हैं और पेपर को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी फोकस करिए पेपर पर, स्ट्रेटजी पर, और जीए का रिवीजन कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, जीए का रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।